हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था इंडिविजुअल सप्लाई, और इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले 6 फैक्टर पढ़ लिए। सबसे पहला फैक्टर जो इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करता है वो है बेटा उसका खुद का प्राइस, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरी चीज जो इंपैक्ट करती है वो है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। तीसरी चीज जो इंपैक्ट करती है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तीन टर्म तो प्राइस 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 थी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चौथी। गवर्नमेंट पॉलिसी जिसमें टैक्सेशन और सब्सिडी की हम बात कर रहे थे। और बेटा लास्ट वन हमने पढ़ी थी गोल्स, ठीक है ना, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ठीक है जी। तो बेटा ये 6 फैक्टर थे जो हमने कल इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले पढ़े थे। आज बेटा मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। मार्केट डिमांड में भी ये बात बोली थी, दोबारा बोल रहा हूं। मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर इंडिविजुअल सप्लाई वाले तो 6 जोड़ ही दो, वो तो 6 एज इट इज हैं। 3 और हैं, यानी कि यहाँ पर टोटल जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो 9 है। याद आ रही है बात? मार्केट डिमांड में भी ऐसी बोली गई थी। ठीक है जी। यहाँ टोटल अब कितने फैक्टर हैं? 9 हैं। 6 तो इंडिविजुअल सप्लाई वाले तो कॉपी पेस्ट। पढ़ो जी, 7th वन कहता है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। और बेटा देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी बढ़ेंगी तो सप्लाई बढ़ेगी बढ़ेगी, कम हो ही नहीं सकती। किसी भी सेक्टर की बात सोचो, किसी भी सेक्टर की। आज की तारीख में सोचो बेटा, पहले ईवी बनाने वाली 3-4 नाम थे, गिने गिने चुने। सप्लाई कितनी थी? और आज आज बेटा 400 नाम है इंडिया में। हर दूसरी कंपनी ईवी बना रही है। नाम भी नहीं सुने होते, इतनी सड़कों पे ईवी दिख जाती है। अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती चली जा रही है, आपको क्या लग रहा है सप्लाई गिर रही है? सप्लाई तो बढ़ती चली जा रही है, एंड वाइसा वर्सा। अगर बेटा कुछ कॉमोडिटीज की मैं बात करूं जहां लॉसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं टाइम के बाद, वहां नंबर ऑफ फर्म्स भी कम हो गई है। अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। एग्जांपल देता हूं, कीपैड फोन बनाने वाली फर्म कितनी है? भाई पता नहीं, मेजर तो कोई प्लेयर है ही नहीं, अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, छोटे छोटे। बेटा अगर नंबर ऑफ फर्म्स गिरी हैं, आपको क्या लग रहा है सप्लाई बढ़ रही है कीपैड फोन की? बहुत कम ही हो रही है ना। तो नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ती हैं तो सप्लाई बढ़ती है, नंबर ऑफ फर्म्स गिरती हैं तो सप्लाई गिरती है। डन। डायरेक्ट रिलेशन दिख रही है। आगे बढ़ जाए बेटा। नेक्स्ट वन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइस। बेटा अगर किसी फर्म को लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा, फ्यूचर में, तो करंट पीरियड में वो सप्लाई गिरा देंगे। ये फ्यूचर की बात है, ये करंट पीरियड की बात है। अगर आपको लगेगा कि कल से इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा जो मेरी दुकान में रखा है, कल से प्राइस बढ़ जाएगा, सर आज बेचना चाहोगे? फिर आप कहोगे बड़े हुए प्राइस पे बेचूंगा, आज क्यों बेचूं? तो बेटा अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, करंट पीरियड में सप्लाई कम हो जाएगी। ये वर्ड करंट पीरियड लिखना जरूर है, एंड वाइस वर्सा। अगर फ्यूचर में आपको लगता है प्राइस गिर जाएगा, आपको लगेगा कल से प्राइस गिर जाएगा, आपको लगेगा आज ये सारी वेद दे, करंट पीरियड में सप्लाई बढ़ा दो क्या? क्लियर है बात? समझ आ रही है बात? रोज का रोज पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स बहुत आसान है। बाकी तो फिर आपको पता ही है, 22 चैप्टर कुल, 23, 12, 11। ठीक है जी। मेरे को कभी कभी याद आता है 11th इको, मतलब तुम्हारे लिए तो ये उतना ही टफ है जितना सीए फाइनल में टेक्स्ट टफ है। एक एक छुट्टी के बाद पेपर होता है डीटी का। 7 बुकें थी, मेरे को अच्छे से याद आ रहा है, 3500 पेज। 3500 पेज थे मेरे, और एक दिन की छुट्टी के बाद पेपर था। सीए फाइनल का हमेशा ऐसा फंडा होता है। मैं कसम से बोल रहा हूं, बस ये ऐसे हो रहा था, बस ऐसे। और इतने में मैं 2100 पेज पलट पाया, 1400 पेज छोड़कर गया। सीए फाइनल के पेपर पूरे पूरे ही नहीं होते, लेकिन भगवान उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है। 1400 पेज में से कुछ नहीं आया। भगवान मदद उसकी करता है, तुम्हारी तरह नहीं बैठ के खाली भैया डिप्रेशन हो रहा है रोना शुरू कर देंगे, ये नहीं हो रही हमसे ही को। भगवान ऐसे लोगों की मदद नहीं करता, कायरों की। आधे तो इको घर पे उठाने की हिम्मत भी नहीं करते, या सोचेंगे मैं इस गुरुद्वारे में मत्था टेका हूं, इस मंदिर में, और दुआ मांग लूं, पास हो जाएगा। भगवान 51 का प्रसाद। अब भगवान को तुम वो दोगे जो वो तुम्हें दे रहा है?
पैसे वो तुम्हें दे रहा है, उसी पैसों का लालच भगवान को। वाह भाई वाह, इतने सस्ते नहीं हो गए भगवान अभी हमारे। पढ़ लो, कुल मिला के क्रक्स यही है बात का। चलो जी, तीसरी बात, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। सामने देखेंगे जी बेटा, जितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बढ़िया होते चले जाएंगे, अपग्रेड होते चले जाएंगे, उतनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ती जाएगी। पहले छोटे मोटे एग्जांपल भी सोच लो, फिर इंडिया लेवल पे भी सोच सकते हो। बेटा अगर मैं बात करूं, कुछ टाइम पहले जो लोग दिल्ली से धंधा करते थे, जिनका बिजनेस दिल्ली से जुड़ा था और वो सहारनपुर में रहते थे, कुछ टाइम पहले की बात करो, सिर्फ 10 12 15 साल पहले जाओ, लैंड रूट के बारे में कोई सोचता था दिल्ली जाएंगे लैंड रूट से? भाई साहब लोग खान पकड़ लेते, लैंड रूट ना ना ना, 10 घंटे में भी दिल्ली नहीं पहुंच पाओगे, 10 घंटे में भी। ऐसा सच में हलाते, ठीक है जी। आप हमेशा सोचते थे कि रेलवे का ही सहारा लिया जाए, और रेलवे में भी पता था भैया एक साइड ट्रैवल रूट 6 घंटे, तो आपको लगता था भैया किलस जाता था बंदा दिल्ली जाने आने में और शॉपिंग करके लाने में। सर तो आप देख लो, उस टाइम पर दिल्ली से धंधा हमारा कम ही था, सप्लाई दिल्ली वाले कम ही कर पा रहे थे हमें। अगर आज लैंड रूट इतना एक्टिव हो गया, आज की तारीख में मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेटा पूल कर लेते हैं, कार पूल करी, अच्छा एक गाड़ी उठा ली, 5 लोग जा रहे हैं, ठीक है जी, दिल्ली जाते ही सब अलग अलग अपने अपने अड्डों पे शॉपिंग करने चले जाते हैं। यही करते हैं भैया। खर्चा कितना है? ट्रेन जितना ही खर्चा है। 4 गाड़ी का खर्चा आ गया, अच्छा 3500 या 3200, चलो भाई 5 बंदे ऐसे शेयर करा, इतना ही ट्रेन में लग जाता, आना जाना भी कंफर्टेबली हो गया। अब देखो आज की तारीख में सप्लाई दिल्ली वाले में ज्यादा कर पा रहे हैं कि नहीं? हर हाल में बहुत ज्यादा है, 100 गुना ज्यादा है कम से कम। तो बेटा अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहे हैं, तो बेटा धंधा भी बढ़ रहा है, सप्लाई भी बहुत बढ़ रही है। सेम वे बात मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ भी है। अगर बेटा पुराने टाइम में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं थे, जब आपके फादर या उनके फादर बिजनेस करते थे, सर किसी के पास रेयरली फोन था, रेयरली, आपके दादाजी जब बिजनेस करते थे अपनी पीक पर, रेयरली फोन होगा उनके पास, नहीं था ना फोन। लैंडलाइन भी कुछ घरों में होता था, कुछ दुकानों पे होता था, 10 20 दुकानों में से किसी एक दुकान पे होता था। सर धंधे बहुत ज्यादा थे। आज की तारीख में पूरा धंधा फोन पे है भैया, और बहुत ज्यादा ही है पहले के कंपैरिजन में। ठीक है ना जी। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप होने के बाद सप्लाई बढ़ी है, एंड वाइस वर्सा। क्लियर बात? बढ़ जाए आगे, आगे बढ़ाते हैं बेटा बात को। अब 3 टॉपिक कॉमन, तीनों बातें ये हमने डिमांड में भी किया है। सप्लाई फंक्शन, सामने देखना जी पुत्र, सप्लाई फंक्शन याद है? डिमांड फंक्शन भी पढ़ा था, क्या बताता था डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन क्या बताता था? एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता था, फंक्शनल रिलेशनशिप दो चीजों के बीच, क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। याद आई बात? सप्लाई फंक्शन क्या बताएगा भैया? यही बताएगा, क्वांटिटी सप्लाइड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बीच फंक्शनल रिलेशनशिप। बेटा वो भी 2 तरीके का था, ये भी 2 तरीके का है। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, मार्केट सप्लाई फंक्शन। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या बताएगा सर? जो इसकी डेफिनेशन है वही लगभग इसकी डेफिनेशन है। ये क्या बताएगा बेटा? क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ फर्म और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बीच रिलेशनशिप, और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर हमने पढ़े थे। अगर मैं बेटा कमोडिटी को एक्स मान लूं, तो बेटा सबसे पहले सप्लाई को कौन अफेक्ट करता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेम कमोडिटी का प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और वही सब कुछ गोल्स और गवर्नमेंट पॉलिसी पढ़े थे 6। मार्केट सप्लाई फंक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, मार्केट सप्लाई फंक्शन क्या बताएगा? फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सप्लाई एंड द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट। और इसको एक आदमी 6 नहीं 9 फैक्टर अफेक्ट करेंगे, 6 तो एक कॉपी पेस्ट सेम है, 3 और आज पढ़े, नंबर ऑफ फर्म, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, और बेटा मींस ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। भव्य क्लियर है क्या बात? फंक्शन डन, आगे बढ़ो जी। याद आएगा टॉपिक, डिमांड शेड्यूल पढ़ा था, सप्लाई शेड्यूल क्या बताएगा? शेड्यूल टैबुलर रिप्रेजेंटेशन या टैबुलर स्टेटमेंट शोइंग वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस।
यही तो बताएगा। और बेटा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल, दो तरीके का। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या बताएगा? अगेन टेबुलर स्टेटमेंट है, ये बताएगा कितने प्राइसेस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाइड कर सकती है एक फर्म, इंडिविजुअल। और क्या बताएगा? ये टेबुलर स्टेटमेंट है, ये बताएगा कितने कितने प्राइस पर कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाइड कर सकती है ऑल द फर्म्स। यही तो फर्क है। शौर्य सामने भी देख ले भाई, क्लियर है बात? देखने में ये कैसा होगा बेटा शेड्यूल, क्योंकि टेबुलर स्टेटमेंट एक टेबल होगी, एक तरफ होगा प्राइस, दूसरी तरफ होगा क्वांटिटी सप्लाइड। और कल भी एक बात बोली थी, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ी रही होगी, ऐसा ही कुछ होगा। बेटा मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखने में कैसा होगा? बेटा प्राइस होगा एक तरफ, एक तरफ होगी क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ फर्म नोन एज ए, क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ फर्म नोन एज बी। और मैं मान लू पूरी दुनिया में दो ही फर्म है, तो क्वांटिटी सप्लाइड मार्केट की। बात वही, प्राइस बढ़ रहा होगा तो ए फर्म की क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बी फर्म की भी मार्केट सप्लाइड बढ़ रही होगी, सॉरी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही होगी, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप तो यहाँ पे भी है। और मार्केट सप्लाई का क्या होगा? बेटा मार्केट सप्लाई, अगर दो ही फर्म है, इन दोनों की सप्लाई का टोटल कर लो, यही तो होगी मार्केट सप्लाई। अगर आपको याद हो बेटा, ये न्यूमेरिकल हमने करे भी थे, 6 न्यूमेरिकल करे थे डिमांड में, 3 न्यूमेरिकल 4 न्यूमेरिकल इसी चीज पर भेजते, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का टोटल करते जो मार्केट सप्लाई बनती जाएगी। ठीक है पुत्र जी, क्लियर है बात? बेटा सप्लाई कर्व, ये कैसा होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल, यहीं से बता देता हूं बेटा। सप्लाई कर्व कैसा होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई कर्व कैसा होगा? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई कर्व कैसा होगा? बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल। एक एक लाइन की डेफिनेशन। और अगर बताना ही हो कैसा होगा, सर आप खुद समझदार हो, दो चीजों के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस हमेशा ऑन द वाई एक्सिस, क्वांटिटी सप्लाइड या क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ऑन द एक्स एक्सिस। अगर दोनों चीजों के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है, एक बढ़ने पर दूसरा हमेशा बढ़ रहा है, तो कर्व कैसा होगा? पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, लेफ्ट से राइट तक जाते जाते हमेशा कर्व पॉजिटिवली स्लोप होगा। चाहे बनाकर देख लो, कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल बनाकर देखो। एक का प्राइस है, क्वांटिटी सप्लाइड 5 है, दो पे हो गई 6, 3 पर हो गई 7, ये पॉइंट मिलते चले जाएंगे आपको, एक के बाद एक पॉइंट एक से ऊपर मिलता जाएगा, अपने आप कर पॉजिटिवली स्लोप बनेगा। ठीक है ना जी? डिमांड कर्व हमेशा कैसा होता है? ऐसा, क्योंकि वहां इनवर्स रिलेशनशिप होती है। जब भी इनवर्स रिलेशन होती है दो चीजों के बीच, हमेशा कर्व कैसा होगा? नेगेटिवली स्लोप होगा फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। ठीक है पुत्र जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 3 टॉपिक फटाफट करा दिए, फंक्शन, शेड्यूल और कर्व। लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई फटाफट से बताओ जी। शुरुआत कैसे करते थे लॉ ऑफ डिमांड की? शिवम भाई बताओ जरा लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन। लॉ ऑफ डिमांड वही पुराने वाला। नर्सरी क्लास के बच्चे को ला के ना, वो बताएगा तुझे लॉ ऑफ। बता भाई, कह रहा याद नहीं आ रहा। पानी भर ले भाई, इसे पानी दे थोड़ा सा, नाक में डाल, तरस आने आना चाहिए तेरे को तेरे ऊपर। वो देख भाई सब पूछ रहे एक दूसरे से, अबे चीटिंग, चीटिंग भी मतलब कोई ऐसी चीज की करो, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए चीटिंग का। लॉ ऑफ डिमांड पूछना पड़ रहा है तो भैया लानत है तुम्हारे ऊपर, और सच में लानत है। 3 बार करा दिया बैच के अंदर, हाफ एडली से पहले कराया, हाफ एडली पेपर होने से पहले रिवाइज कराया, अभी कराकर हटाऊं और सुना है, ज्यादातर बच्चों से लॉ ऑफ डिमांड सुना है, और फिर उसके रिलेटेड फैक्ट्स सुने हैं, फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है खुशी लॉ ऑफ डिमांड?
Other factor remaining constant, there exists a inverse relationship between price and quantity demanded. तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? Other things remaining constant, there exists a direct relationship between price and quantity supplied. प्राइस बढ़ता चला जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती चली जाएगी. ऐसा क्यों? कल भी बोला था बेटा, प्राइस बढ़ता है तो हर फर्म का मार्जिन बढ़ता है, और अगर मार्जिन बढ़ेगा तो आप सब बेचना चाहोगे, एंड वाइस वर्सा. क्लियर है ना जी बात? इधर देखना, ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है बेटा? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का क्या मतलब है? देखो, प्राइस के अलावा 5 चीजें और अफेक्ट करती थी इंडिविजुअल सप्लाई को. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, और बेटा उसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म. बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती थी ना, इन सबको कांस्टेंट मान लो. इन सबको कांस्टेंट मान लो तो लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा. अच्छा, कांस्टेंट ना मानो तो लॉ ऑफ सप्लाई फेल. लो करके दिखा देता हूं तुम्हें फेल. बेटा मान लो 50 रुपए के प्राइस पर किसी चीज की क्वांटिटी सप्लाइड है 5000 यूनिट. सामने देखते रहना. 50 रुपए के प्राइस पर किसी भी चीज की क्वांटिटी सप्लाइड है 5000 यूनिट. इस 50 में से ना आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 45. ठीक है, पीछे से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई, रेंट बढ़ गया, लेबर ने वेजेस बढ़ा दी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़कर होगी 48. 50 का बेचना चाहोगे? नहीं बेचना चाहोगे ना? क्या बेटा प्राइस में फ्लक्चुएशन हुई? नहीं, मार्केट प्राइस अभी भी 50 है, लेकिन आपने सप्लाई गिरा दी. भाई लॉ ऑफ सप्लाई तो ये कहता था प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी. यहां प्राइस गिरा भी नहीं और आपने सप्लाई गिरा दी. लॉ ऑफ सप्लाई फेल हो गया. क्यों फेल हो गया? क्योंकि मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ा दी. दिखाई दे रहा है? इसी वजह से बोला जाता है कि इन सबको कांस्टेंट मान लो. अगर ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है. इनमें से किसी एक को कांस्टेंट ना मानो, लॉ ऑफ सप्लाई की जान निकल जाएगी. इसी वजह से कहा गया अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट. ये सब कांस्टेंट हैं. क्या बात समझ में आती है आपको? ये वहां पर भी यही था, कुछ अनोखा नहीं बता देता मैं यहाँ पे. क्लियर है बात? अब बेटा लॉ ऑफ सप्लाई के इंपॉर्टेंट फैक्ट, लॉ ऑफ डिमांड के भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे. ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा. आपको लग तो रहा है कि हमने इतनी जल्दी कर दिया, 20-22 मिनट. आप भाई साहब टॉपिक उठा के देखो, कम से कम 8-9 पेज पढ़ाती है. ठीक है ना जी? इसलिए जल्दी हो गया क्योंकि डिमांड अभी पढ़ा है हाथ तो हाथ. ठीक है, जिनको याद है मैं तो अब उनके हिसाब से चल रहा हूँ, नहीं पढ़ना उनके हिसाब से चल के क्या फायदा, पूरे साल ही चले. बाबू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड. पहले मुझे बताओ किसको याद है? चार हैंड रेस करो. मैंने मैक्सिमम बच्चों को 8:30 बजे तक यहाँ बिठाया ये याद कराने के लिए. इंपॉर्टेंट फैक्ट स्पर्श बताएगा. हाँ नाम बता दे, नाम ही चाहिए. वेरी गुड. नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. हैंड रेस करना किसको याद है? अभी पता लग जाएगा सच. रोलिंग से छोड़ेगा फोन को? जाने के भी सपने हैं तेरे घर? बेटा कितने बच्चों को याद है? कॉन्फिडेंस से बताओ. हैंड रेस करोगे, मैं सुनू चारों बता सकते हो. 1 2 3 4 5 पूरे बैच में 5 बच्चे. गोरी याद नहीं है? 3 से बताना. वन साइडेड. बेटा इनवर्स रिलेशनशिप की जगह यहां क्या होगा? पहला फैक्ट डायरेक्ट रिलेशनशिप. बेटा लॉ ऑफ सप्लाई में 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट छुपे हुए हैं. पहला फैक्ट जो छुपा हुआ है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है. पता ही है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी. पहली बात डन, पहला फैक्ट डन. दूसरा क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव.
बेटा लॉ ऑफ सप्लाई डायरेक्शनल चेंज बताता है, नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। और अगर आपको पता हो, मैंने एक भी वर्ड इधर उधर नहीं करा, लॉ ऑफ डिमांड में भी यही बोला था भैया, ये यही तो बताता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी। ये थोड़ी बताता कितनी क्वांटिटी से बढ़ेगी, कितने परसेंट से बढ़ेगी। यही तो बताता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ये बताता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा 50% से बढ़ जाएगा, 60 से बढ़ जाएगा, 70 से बढ़ जाएगा। ऐसा तो कोई बात नहीं करता। चेंज सिर्फ डायरेक्शनल बता रहा है, मैग्नीट्यूड थोड़ी बता रहा है उसका कितने परसेंट से। तीसरी बात, नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। और ये वाली बात भी नहीं है कि अगर प्राइस 10% से बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाइड 10% से ही बढ़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस 10% से बढ़े, क्वांटिटी सप्लाइड 90% से बढ़ दे, 60% से बढ़ दे, 55% से बढ़ दे। प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप भी नहीं है कि जितने परसेंट से ही बढ़ेगा उतने परसेंट से ही बढ़ेगा, ऐसी कोई कहानी नहीं है, कहीं नहीं लिखी हुई लॉ ऑफ सप्लाई में। और चौथी बात, तुम्हारे एक तरफा प्यार की, लॉ ऑफ सप्लाई भी वन साइडेड है। वन साइडेड का मतलब क्या है कि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है, प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी सप्लाइड गिरती है, ऐसा नहीं कहा गया। कहा यह गया है अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बच्चा अपनी मर्जी से लिख कर आता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी सप्लाइड एंड प्राइस। भाई किसने कहा तुम्हें क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है? लॉ ऑफ सप्लाई ने तो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताई, क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में नहीं। और एक बात बताऊं आपको, अगर मुझे ही बोलना हो बेटा क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होगी, अगर मुझे बोलना हो, ये कभी डायरेक्ट नहीं हो सकती। अगर किसी चीज की सप्लाई मार्केट में बढ़ती चली जाएगी, प्राइस बढ़ेगा नहीं बेटा बल्कि गिरेगा। सोच के देख लो, किसी भी चीज की सप्लाई अंधाधुन हो जाए, प्राइस बढ़ता है कभी? गिर जाएगा ना। तो बेटा बात सिर्फ एक तरफा है, there exists a direct relationship between price and quantity supplied। शुरुआत क्वांटिटी सप्लाइड वर्ड से ना कर देना बस। चार फैक्ट, चारों सेम, चारों सेम, कुछ भी नया नहीं बोला आज। तो मुझे लग रहा कुछ नया कराया ही नहीं है। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।